हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यूज जो आपके नेट सेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, तो शुरुआत करते हैं। पहला ये है। अभी देखो, यहाँ पे मैंने इवन तो एमसीक्यू बोला था, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चंस आंसर फॉर्म में नहीं दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो अपने ये होते हैं ऑप्शंस होते हैं, उसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने वो क्वेश्चन को ही थोड़ा एक्सप्लेन किया है, और साथ में मैंने दूसरी सारी चीज़ें भी, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताया है। और ये इसका पार्ट 9 है। इसके पहले 8 पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला वाला देखते हैं। गॉर्बुडक, ये जो प्ले है ये किसने लिखा था? ऐसा एमसीक्यू था। तो ये लिखा था थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवेल ने लिखा था। और इसमें जो गॉर्बुडक है वो एक किंग का नाम है, मिथिकल किंग, मतलब वो रियल में नहीं था, बट ऐसी वो मनगढ़ंत एक किंग था, किसी ने तो उसके बारे में स्टोरी लिख के रखा था। तो इन्होंने उसी लेजेंड को लिया और उस पर से प्ले बना के लिखा। और ये ये उसका दूसरा टाइटल है, द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरक्स। ठीक है, ये भी पूछते हैं काफी बार कि गॉर्बुडक का सबटाइटल क्या है, या फिर गॉर्बुडक और किस नाम से जाना जाता है। तो वो है द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरक्स। ठीक है, और इसको किस में लिखा है? ब्लैंक वर्स में लिखा है। ब्लैंक वर्स का क्या मतलब है? इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, लेकिन मीटर है। ठीक है, सेकेंड है टैक्सियोफिलियस। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा था रॉजर एशम ने। और ये आर्चरी के बारे में है। आर्चरी मतलब बो एंड एरो होता है ना, अपना धनुष्य बाण होता है, उसके बारे में है। इसको पहली बार पब्लिश किया था लंदन में, और 1545 में। और ये रॉजर एशम ने इसको डेडिकेट किया था किंग हेनरी 8 को। एलिजाबेथन एज को और क्या, किस नाम से बोलते हैं? तो वो एक और नाम से जाना जाता है, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड। तो मतलब वहाँ पे जो भी सिंगिंग बर्ड्स जो है वो गाना गा रही है, उसका जो ये होता है नेस्ट, उसका जो घरटा होता है जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, उसके बारे में बोला जाता है कि वो क्या है, एक सिंगिंग बर्ड का नेस्ट है। मतलब वहाँ पे काफी सारे पोएट्स और जो सिंगर्स है उनको काफी बढ़ावा दिया जाता था, उनको उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करवाया जाता था, या फिर लोग भी उसको काफी अच्छे से कंज्यूम करते थे। एलिजाबेथन एज को रेनेसांस एज भी बोलते हैं, इंग्लिश रेनेसांस। और इसको गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रिस्टोफर मार्लो थे, शेक्सपियर थे, और भी काफी सारे पोएट्स थे यहाँ पे, जिन्होंने एलिजाबेथन एज के टाइम पे काफी अच्छी पोएट्री और ड्रामा लिखे। फिर एक है पेरिक्लिस और प्रिंस ऑफ टायर। ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, ये वन ऑफ द उसका सबसे एंड वाला प्ले है, और वो जो फर्स्ट फोलियो एडिशन हुआ था। फोलियो एडिशन मतलब क्या होता है? शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स थे, जिनको साथ में एक साथ पब्लिश किया गया उनकी डेथ के बाद। तो फिर उनकी डेथ के बाद जब उनको पब्लिश किया था, तो फिर उसमें इस प्ले को किसी ने डाला नहीं था। मतलब जो पहला फोलियो एडिशन था, इसमें नहीं था ये, उसके बाद वाले एडिशंस में इसको डाला था। तो फिर इस प्ले के ऊपर काफी बार ये करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ऑथरशिप को लेके। कुछ लोग बोलते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा ही नहीं था, कुछ लोग बोलते कि वो बेन जॉनसन ने लिखा था, कुछ लोग बोलते कि कोई और एक पोएट ड्रामेटिस्ट था जिसका नाम नहीं पता सबको, लेकिन उसने लिखा था। विलियम शेक्सपियर को काफी कम एट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि उसको फर्स्ट फोलियो एडिशन में डाला नहीं था। एंड अगेन, शेक्सपियर जो थे वो काफी एलिजाबेथन एज के टाइम पे लिखते थे। ठीक है, लेकिन इस प्ले के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या इस प्ले में जो भी सारी चीजें होती है, वो जैकोबियन प्ले के हिसाब से, मतलब जैकोबियन ड्रामा जो होता था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि थिएटर्स कब क्लोज हुए थे? तो थिएटर्स क्लोज हुए थे 6 सितंबर 1642 में, और उसको ओपन किया था 1660 में। ठीक है, और 1660 में एक और चीज क्या हुई थी, जो चार्ल्स टू था उसको रिस्टोर किया गया था। मतलब इसके बीच में ब्रिटेन में प्यूरिटनिज्म था, या फिर आप बोल सकते हो कि वहाँ पे
ओलिवर क्रॉमवेल का गवर्नमेंट चल रहा था, तो वहां पे इन अ वे डेमोक्रेसी थी। लेकिन फिर 1660 में चार्ल्स को फिर से लेके आए और फिर मोनार्की को रिस्टोर किया, तो फिर इस एज को रिस्टोरेशन भी बोलते हैं। काफी बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि रिस्टोरेशन क्या है, तो उसमें काफी सारे ऑप्शन देते हैं, तो उसमें आएगा कि रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, तो मतलब किंग जो है उसको फिर से उसके प्लेस पे बिठाया, या फिर किंग को फिर से उसका क्राउन पहनाया गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें मोनार्की को रिस्टोर किया। नेक्स्ट है इफ ऑन अ विंटर्स नाइट ट्रैवलर इज अ बुक। ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था इटालो कैल्विनो ने इन 1979 में लिखा था, और इसमें मॉडर्निस्ट नैरेटिव है। मॉडर्निस्ट मतलब मॉडर्निज्म जो मूवमेंट है ना, वैसे इन्होंने टेक्निक यूज की है, तो इसमें थोड़ा आगे पीछे होता है, नरेशन मूव करता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑफ माइस एंड मेन। ये किसने लिखा था, ये जॉन स्टाइनबेक ने लिखा था, और ये एक अमेरिकन राइटर थे। और रॉबर्ट बर्न्स ये स्कॉटिश राइटर थे। इनकी पोयम जो है टू अ माउस, उसमें से इनको आइडिया आया, जॉन स्टाइनबेक को ये आइडिया आया टाइटल का। तो टू अ माउस में माउस पर से उन्होंने आइडिया लिया और फिर ये टाइटल लिया, ऑफ माइस एंड मैन। और ये पब्लिश हुआ था 1937 में, और ये एक नोवेला है। नोवेला मतलब जो नॉवेल से थोड़ी छोटी होती है लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है, तो शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल के बीच का है नोवेला, ठीक है। ये 1930s में सेट है, मतलब ये पब्लिश हुआ था 37 में, लेकिन जो नॉवेल के जो एक्शंस है वो होते हैं 1930s में ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन मतलब अमेरिका में रिसेशन चालू था, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे थे, और फिर थोड़ा मतलब सैड भी रह रहे थे लोग, और वैसे ही पोएट्री वगैरह आ रही थी वो टाइम पे, क्योंकि इट्स 30s का जो टाइम है, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के कगार पे था। तो कहीं ना कहीं उसको भी उसकी वजह से भी अमेरिका का इकोनॉमी थोड़ा टम्बल डाउन कर रहा था, इसकी वजह से अमेरिका में रिसेशन आया था। मतलब रिसेशन इज जहाँ पे जॉब नहीं मिलते या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ जाता है, तो वो है डिप्रेशन, सॉरी ग्रेट डिप्रेशन। फिर स्टाइनबेक ने भी अपने इस नॉवेल में बर्न्स का जो पोयम का जो आइडिया है, शैटर्ड ड्रीम्स, मतलब जब ड्रीम्स खत्म हो जाते हैं या टूट जाते हैं, और फिर फेल्ड प्लान्स मतलब कुछ प्लान बनाते हैं और वो जब पूरे नहीं हो पाते, वो उनके कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया है। अभी ये जो दोनों भी थीम्स है, शैटर्ड ड्रीम्स और फेल्ड प्लान्स, ये दोनों भी ग्रेट डिप्रेशन के साथ एसोसिएट हो सकती है, क्योंकि अगर जॉब ही नहीं मिल रहे तो ऑब्वियसली फिर लोगों के जो सपने हैं वो खत्म ही हो जाएंगे, एक तरीके से टूट जाएंगे। कुछ प्लान बनाएंगे तो वो भी नहीं ठीक से बन पाएंगे, तो फिर वो ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम पीरियड था वो इन्होंने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू इस नॉवेल में दिखाया, स्टाइनबेक ने। अगेन स्टाइनबेक ने ऑफ माइस एंड मैन में लिखा, इसका टाइटल का आइडिया मिला उनको रॉबर्ट बर्न्स के पोयम से टू अ माउस, और ये सेम इसमें बर्न्स ने जो कॉन्सेप्ट रखा था शैटर्ड ड्रीम और फेल्ड प्लान्स, ये भी स्टाइनबेक ने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया। फिर नेक्स्ट है डेथ ऑफ सेल्समैन। ये किसने लिखा, डेथ ऑफ सेल्समैन लिखा था आर्थर मिलर ने, और इसमें अरिस्टोटेलियन कंसेप्ट है आइडियल ट्रेजिक हीरो का, वो इन्होंने तोड़ दिया, डिविएट मतलब वो उससे दूर चले गए। तो अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि एक हीरो कैसा होना चाहिए, वो आइडियल होना चाहिए, वो इन अ वे परफेक्ट होना चाहिए, या फिर वो किंग होना चाहिए, या फिर वो एक गॉडली लेवल पे होना चाहिए। जैसे अगर आप इसकी बात करो, इडिपस की बात करो, तो इडिपस एक किंग था, लेकिन अभी ये सेल्समैन है, तो सेल्समैन और किंग का जो हैसियत है उन दोनों में काफी फर्क है। तो जो भी अरिस्टोटल ने बोला था कि एक आइडियल हीरो कैसे होना चाहिए, उससे ये कंप्लीटली दूर जाके आर्थर मिलर ने ये हीरो अपना बनाया और उसके ऊपर एक प्ले लिखा। और इसमें अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात की जाती है। अमेरिकन ड्रीम क्या होता है, देखो इंडिया में कैसे होता है कि अगर एक बार कोई गरीब है ना, तो फिर काफी जनरेशन तक वो इंसान गरीब ही रहता है। लेकिन अमेरिका की जब बात की जाती है, तो अमेरिका में कैसे है कि अभी अगर आपके मॉम डैड भी गरीब है ना, फिर भी आप काफी अमीर बन सकते हो, ठीक है। इंडिया में भी बन सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन हमारा सिस्टम बहुत करप्ट है, तो फिर हमको इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते।
बट अमेरिका में ये काफ़ी बार बोला जाता है कि आप भले ही गरीब हो या आप किधर से भी आते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो वही सक्सेस के बारे में वो बात करना चाहते थे आर्थर मिलर। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो सेल्समैन है, इसको इसके बेटे होते हैं दो, और उसको लगता है कि मेरा एक बेटा एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनेगा, वो फुटबॉल प्लेयर बनेगा, लेकिन वो उसके सपने कभी पूरे नहीं होते। तो इवन दो वो अमेरिकन ड्रीम की बात तो कर रहा है, लेकिन वो अमेरिकन ड्रीम उसको मिलता नहीं है, अटेन नहीं होता। फिर गोरा ये जो नॉवेल है, ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस नॉवेल को कंपेयर किया जाता है लियो टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस के साथ। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे, उन्होंने वॉर एंड पीस लिखा था, काफी बड़ा बुक है, कुछ 1000 पेजेस के ऊपर का बुक है। गोरा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो थीम्स है वो मतलब समवॉट सिमिलर है। तो गोरा मतलब जो अंग्रेज की बात की जाती है ना, उनको गोरा बोलते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी थीम पे लिखा था, वॉर एंड पीस के ऊपर लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं, उसमें से गोरा जो है वो सबसे बड़ी नॉवेल है। और इसमें वो किसके बारे में बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हुआ था, ब्रह्मो समाज और हिंदुइज्म के बीच में वो कंपैरिजन डिबेट करते रहते कि क्या अच्छा है, ब्रह्मो समाज अच्छा है कि हिंदुइज्म अच्छा है, या फिर इन दोनों में कौन सी चीज अच्छी है, या फिर हमको किसे सपोर्ट करना चाहिए। किसी को सपोर्ट करना चाहिए वो ये नहीं बता रहे, वो दोनों का प्लस एंड माइनसेस बताते हैं। और फिर कैसे ये सारी चीजें इंडियन सोसाइटी को, जब प्री पार्टीशन इंडिया की बात करें, उस इंडियन सोसाइटी को वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही थी, उसके बारे में वो बात करते हैं। हैरल्ड निकलसन ने टीएस एलियट को डिस्क्राइब किया था वेरी येलो एंड ग्लम, ठीक है, परफेक्ट मैनर्स। तो वो कैसे है, वेरी येलो और ग्लम, मतलब वो थोड़े सैड सैड रहते, किसके बीच में मिक्स नहीं होते, लेकिन उनमें जो मैनर्स है वो अच्छे हैं। और ये जो हैरल्ड निकलसन थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में का हिस्सा थे, वहाँ पे एमपी थे, और वो एक हिस्टोरियन भी थे और डिप्लोमेट भी थे। फिर नेक्स्ट है आर्विन वार्डल ने पाइंटर के वर्क को बोला था कॉमेडी ऑफ मैनर्स। काफी बार ये पूछा जाता है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये टर्म किसने कॉइन किया, तो वो आएगा आर्विन वार्डल ने। उन्होंने इस हैरोल्ड पाइंटर के वर्क्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म यूज किया था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और उन्होंने ये टर्म को पहली बार यूज किया था ऑनकोर मैगजीन में। ऑनकोर मैगजीन में जब वो हैरोल्ड पाइंटर्स के वर्क की बात कर रहे थे, तभी उन्होंने इस टर्म को यूज किया था वहां पे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। लकी जिम क्या है, ये कैंपस नॉवेल है और इसको लिखा है किंग्सले एम्स ने। कैंपस नॉवेल क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी के कैंपस पे जो सारी चीजें होती है, तो जैसे अगर कोई टीचर है उसके लाइफ के बारे में बताएंगे या स्टूडेंट की लाइफ के बारे में बताएंगे, तो वो सब क्या हो जाएगा, कैंपस नॉवेल में आ जाएगा, जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस में होता है। ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1951 में, और इसमें जिम डिक्सन मेन कैरेक्टर है, और उसको एंटी हीरो बोला जाता है। एंटी हीरो क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो आइडियली हीरो क्या होता है, वो कुछ एक्शन लेगा अपनी लाइफ के साथ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर उसको वो सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन जिम डिक्सन ऐसे कुछ भी नहीं करता, उसके साथ गलत हो रहा है, उसको पता है मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस सबको पकड़ पकड़ के अपने कंप्लेंट्स बता रहे कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो कुछ करता नहीं है उसको सिचुएशन को सुधारने के लिए, तो इसलिए उसको एंटी हीरो बोलेंगे। ये एक जूनियर फैकल्टी मेंबर है। जूनियर फैकल्टी मेंबर मतलब वो वहाँ पे पढ़ाने का ही काम करता है, लेकिन अभी तक वो सीनियर नहीं बना, मतलब नॉट सीनियर नहीं बना, मतलब उसको प्रॉपरली टेन्योर वगैरह कुछ मिला नहीं, वो परमानेंट नहीं, वहाँ पे टेम्पररी है। और फिर उसको एकेडमिक लाइफ में वो जो प्रिटेंशन होता है ना, मतलब बड़प्पन होता है कि देखो हम पढ़े लिखे हैं तो हमको ज़्यादा पता है, या फिर टीचर्स में कहीं ना कहीं वो आ भी जाता है कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, मुझे स्टूडेंट से ज़्यादा पता है, तो वो प्रिटेंशंस उसको पसंद नहीं आते, वो बड़प्पन दिखाना उसको पसंद नहीं आता। फिर नेक्स्ट है रिवर साइड विला मर्डर। ये किसने लिखा था, तो ये भी किंग्सले एम्स ने लिखा था, और ये डिटेक्टिव फिक्शन है। इसमें ये जो रिवर साइड विला है, यहाँ पे एक मर्डर होता है, और फिर
वो मर्डरर को ढूंढने की कोशिश होती है। और ये 1936 में सेट है, नॉवेल का जो स्टोरी है वो 1936 में होता है। और इसमें गोल्डन एज डिटेक्टिव नॉवेल्स के काफ़ी रेफरेंसेस है। गोल्डन एज डिटेक्टिव नॉवेल मतलब 1936 के टाइम पीरियड में काफ़ी सारे लोग डिटेक्टिव नॉवेल्स लिख रहे थे। तो उनमें से काफ़ी नॉवेल्स का रेफरेंस इस नॉवेल में आपको मिलेगा, रिवरसाइड विला मर्डर में। वॉल्डन बाय हेनरी डेविड थोरो, ठीक है, ये एक ट्रांसेंडेंटल वर्क है। इसका थीम ट्रांसेंडेंटल है और ये एक अमेरिकन वर्क है। इसमें कितने चैप्टर्स है? टोटल 18 चैप्टर्स है। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है नेट सेट के एग्जामिनेशन में कि इसमें कितने चैप्टर्स है, तो इसमें 18 चैप्टर्स है। और इसमें ये जो थरो थे, इन्होंने डिसाइड किया था कि वो सोसाइटी से दूर जाके कहीं पे रहेंगे। तो एक वॉल्डन नाम का एक पॉन्ड था, मतलब तालाब है, वहाँ पे उसके किनारे पे ये जाके रह रहे थे। और वहाँ पे जितने दिन वो रहे उसमें उन्होंने क्या क्या सीखा या उन्होंने क्या क्या अपने बारे में समझा या सब सोसाइटी के बारे में समझा, वो सब उन्होंने उस बुक में डाला है, ट्रांसेंडेंट वर्ल्डन में। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये क्या है, नॉन फिक्शन है। मतलब ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, उन्होंने अपनी रियलिटी जो वहाँ पे थी, जब उन्होंने सब देखा आसपास, उसी के बारे में लिखा। वर्किंग टाइटल ऑफ स्ट्रीट कार नेम डिजायर्ड वॉज द पोकर नाइट। वर्किंग टाइटल मतलब जब टेनेसी विलियम, उसके जो राइटर है, उन्होंने जब इस प्ले को लिखना चालू किया था तो उन्होंने सबसे पहले इसका नाम रखा था पोकर नाइट, और बाद में उन्होंने इसका नाम रखा स्ट्रीट कार नेम डिजायर। स्ट्रीट कार मतलब जो कैब होते हैं ना, जो रास्ते पे चलते हैं वो, और वो कैब का नाम था डिजायर। मतलब या फिर ये एक सिंबल है कि वो हर एक जो कैरेक्टर है उस प्ले में, हर एक का कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है। हर एक को ऐसे कि मुझे कुछ बहुत बड़ी चीज चाहिए, ये चाहिए, वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ डिजायर कर रहा है अपने लिए। तो इसलिए वो स्ट्रीट कार बोला रहता है। लेकिन डिजायर का देखो, लेकिन स्ट्रीट कार का देखो, हमेशा चलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाती रहती है। तो डिजायर भी क्या होते हैं इंसान के लाइफ में, वैसे ही मूव होते रहते हैं। एक बार अगर इंसान को एक चीज होती है, वो मिल गई, फिर दूसरी चीज चाहिए होती है, फिर तीसरी चीज चाहिए हो रहती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिजायर होता है, हमारी जो चाह होती है लाइफ में, वो भी स्ट्रीट कार के जैसी ही होती है, वो घूमती रहती है कहीं ना कहीं पे। ठीक है। और ये प्ले लिखा था टेनेसी विलियम ने। टेनेसी विलियम उनका असली नाम नहीं था, उन्होंने ये नाम लिया था। आप मुझे उनका असली नाम क्या है वो कमेंट में बताना। H.G. वेल्स ने इनविजिबल मैन लिखा था। ये एक साइंस फिक्शन है और इसमें जो साइंटिस्ट होता है उसका नाम होता है ग्रिफिन। तो ये जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है, वो एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसमें वो खुद को इनविजिबल कर लेता है, खुद को गायब कर लेता है। और फिर बाद में उसको अभी फिर से मतलब दिखना भी है, तो गायब हो गया तो उसको फिर से दिखना है, तो वो उसके लिए काफी एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। उसके बारे में सब बताया है इसमें। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये उन्होंने अपना निकनेम लिया था पापा, क्योंकि उनको ना अर्नेस्ट नाम नहीं पसंद था, तो उन्होंने खुद को पापा नाम रखा था। जब वो 27 ईयर्स के थे तब उनको लगा कि अगर मैं मेरा नाम ऐसे पापा लगूंगा तो लोग मुझे थोड़ा सीरियसली लेंगे या फिर मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा उनको लगा था। तो फिर उन्होंने ये पापा नाम लिया था अपने लिए। द हेरी एप, ये प्ले किसने लिखा था? तो ये लिखा था यूजीन ओनील ने, और ये एक एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है। एक्सप्रेशनिज्म एक मूवमेंट था, मैं कभी इसके बारे में फिर आपको पढ़ा दूंगी। लेकिन ये लिखा था यूजीन ओनील ने, और इसमें जो थीम्स है वो इसमें है, एक्सप्रेशनिज्म है। इट इज अबाउट अ बीस्टली एंड अनथिंकिंग लेबरर नोन एज यांक। ठीक है। तो ये जो यांक नाम का एक लेबरर है, मतलब मजदूर है, वो काफी ऐसे हाइट वगैरह में बड़ा है, और फिर वो कुछ ज्यादा सोचता नहीं है, वो बस एक्शन लेता है। किसी ने उसको कुछ बोला तो वो सोचेगा नहीं कि वो सामने वाला इंसान किस इंटेंशन से बोल रहा है, वो बस मार धार पे उतर आएगा। और इसको ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा है, इसलिए एप बोला है इसको। ठीक है। एप मतलब इंसान के पहले जब हम लोग जानवर ही थे, वो मतलब जस्ट इंसान बनने से पहले जो एनिमलिस्टिक टेंडेंसी थी, तो उसको वो डिनोट करता है, इसलिए उन्होंने टाइटल में लिया है एप।
एन अमेरिकन ट्रेजेडी ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था थियोडोर ड्रेजियर ने, और ये एक नॉवेल है। इवन दो टाइटल में ट्रेजेडी है लेकिन ये नॉवेल है। और इसमें ये अमेरिका में ग्रेस ब्राउन नाम की एक लड़की थी, उसका मर्डर हुआ था 1906 में। और उसमें उसका जो लवर था या फिर उसका जो बॉयफ्रेंड था उसको पकड़ा था, चेस्टर गिलेट उसको पकड़ा था। और फिर वो जब ट्रायल हुआ था, जब उसका पूरा कोर्ट कचहरी चल रहा था, तभी थियोडोर ड्रेजियर ने उसी पे बेस्ड इसको लिखना चालू किया था। तो उन्होंने 1920 में उसको पहले लिखना चालू किया, 1906 में वो रियल में वो सारी चीज़ें हुई। फिर थियोडोर ड्रेजियर ने उसको 20s में लिखना चालू किया, लेकिन उन्होंने इसको क्या किया, अबैंडन किया, मतलब बीच में ही लिखना छोड़ दिया। और फिर उन्होंने बाद में इसको फिर से लिखना चालू किया 1923 में, एंड फाइनली उन्होंने लिख के इसको पब्लिश किया। मैगी टलीवर जो है ये कैरेक्टर किस में आता है? तो ये आता है मिल ऑन द फ्लॉस में। ये नॉवेल किसने लिखा है? जॉर्ज एलियट ने। जॉर्ज एलियट पेन नेम है मैरियन एवंस का। और इसमें ये जो मैगी टलीवर है इसका भाई है टॉम। इन दोनों के लाइफ के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है कि वो कैसे वो एक घर में रहते हैं जहाँ पे वो मिल है। मिल मतलब यहाँ पे पानी की चक्की, ठीक है। तो वो पानी के फ्लॉस एक रिवर का नाम है, तो फ्लॉस रिवर पे जो पानी की चक्की है उधर वो रहते हैं, उधर एक घर है वहां पे वो रहते हैं। तो यहाँ पे पूरा उनकी लाइफ की स्टोरी को बताया है इस नॉवेल में। फिर नेक्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट। ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। और इसमें ओलिवर ट्विस्ट जो है ना वो अपने लिए ज्यादा खाना मांगते हैं। तो पहले क्या होता था, ब्रिटेन में जो गरीब बच्चे थे ना उनको रेशन दिया जाता था। रेशन मतलब उनको बोला जाता कि तुमको दिन में इतना ही खाना मिलेगा। लेकिन ओलिवर ट्विस्ट को इतनी भूख लगी होती है कि वो फिर से खाना मांगता है। तो काफी बार ये भी सवाल पूछते हैं कि ओलिवर ट्विस्ट डेयर टू आस्क फॉर व्हाट। तो उसने क्या मांगा था? तो उसने खाना मांगा था और ज्यादा, कि उसको खाना दे दो। और वो काफी छोटा बच्चा होता है तो वो खाना मांगता है अपने लिए। और चार्ल्स डिकन्स ने ना इस नॉवेल में जो लोग थे, मतलब जो अनाथ बच्चे थे, ऑर्फन्स थे, और क्रिमिनल्स कैसे उस टाइम पे रह रहे थे। तो क्योंकि वहाँ तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो वर्किंग क्लास लोग काफी आ गए थे। तो वर्किंग क्लास में फिर बच्चों से भी काम करवाते थे और फिर उनको बहुत खराब हालत में रखा जाता था। जैसे आप ओलिवर ट्विस्ट का एग्जांपल ले लो, उस बेचारे को ज्यादा खाना भी नहीं दिया जाता था। अभी छोटे बच्चे एनीवे बहुत कम ही खाते, उसमें भी उनको और कम देते थे। तो फिर उनका जो भी रियल लाइफ में वो भी जो भी उनके साथ जो चल रहा था ना मिड 19th सेंचुरी में, जो वर्किंग क्लास लोग थे और वहां पे तभी कैसे क्रिमिनल्स काफी बढ़ रहे थे, तो उस सब के बारे में उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट में लिखा है। और इसका अल्टरनेटिव टाइटल है, मतलब ओलिवर ट्विस्ट के अलावा उसका दूसरा टाइटल है द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। और ये टाइटल जॉन बनियन का इस वर्क से सिमिलर है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और यहाँ पे द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस, ठीक है। मिस्टर एरिक विकर किस में अपीयर होता है? तो ये अपीयर होता है फिनिगन्स वेक में। और ये फिनिगन्स वेक लिखा था जेम्स जॉयस ने। ये नॉवेल को ऐसे भी बोला जाता है कि काफी डिफिकल्ट है पढ़ना इस नॉवेल को, क्योंकि इसमें बहुत ही इडियोसिंक्रेटिक लैंग्वेज यूज की है। मतलब ऐसी लैंग्वेज ना जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, या फिर हम जिसको पता है वो क्या होता है उसको समझ में आएगा, हमको नहीं समझ में आएगा। इवन दो उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन वो मतलब ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं या फिर ऐसी मतलब अलग ही तरीके से उसको यूज करके लिखा है उन्होंने। तो जब जिसकी वजह से इस नॉवेल को ना पढ़ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड अगेन जॉयस हमेशा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखते थे, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एनीवे पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, और उसमें वो अगर आदमी बहुत अलग ही लैंग्वेज यूज करे तो फिर वो और भी समझ में नहीं आती। Not only the title, but the plan and a good deal of incidental symbolism of a poem, The Wasteland by T.S. Eliot, was suggested by Miss Jessie Leigh Weston's book. Okay, तो ये जो कोट है ना, नॉट ओनली द टाइटल बट द प्लान एंड अ गुड डील ऑफ इन्सिडेंटल सिंबलिज्म, ये बोला था मिस जेसी एल वेस्टन ने द वेस्टलैंड के बारे में। वेस्टलैंड लिखा था टी.एस. एलियट, ये उन्होंने बोला था अपने इस बुक में।
ग्रेल लेजेंड फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, इसमें बोला था उन्होंने। जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है ये एक डिस्टोपियन है, ठीक है। तो एनिमल फार्म्स मतलब एक एनिमल के फार्म के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसमें काफी सिंबलिज्म यूज किया है। तो इसमें जो भी एनिमल है वो हर एक अलग अलग पॉलिटिशियन को या अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें जो ओल्ड मेजर है वो व्लादिमीर लेनिन को रिप्रेजेंट करता है। व्लादिमीर लेनिन रशियन डिक्टेटर थे, और जो नेपोलियन द पिग था वो जोसेफ स्टालिन को ये कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। जोसेफ स्टालिन भी रशियन डिक्टेटर ही थे। और इस नॉवेल का ओरिजिनल टाइटल जो था वो था एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी, ठीक है। मतलब एनिमल फार्म एक परियों की कहानी, लेकिन बाद में उन्होंने वो चेंज किया और फेरी स्टोरी निकाल दिया और फिर सिर्फ एनिमल फार्म रखा। बक इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल कॉल ऑफ द वाइल्ड बाय जैक लैंडन। तो जैक लैंडन का ये जो नॉवेल है कॉल ऑफ द वाइल्ड, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक बक है, उसका नाम बक है और वो एक डॉग है, ठीक है। तो वो हाफ सेंट बर्नार्ड और हाफ स्कॉच शेफर्ड है। सेंट बर्नार्ड इसके पास है, सलमान खान का वो कुत्ता देखा होगा ना आपने, वो है सेंट बर्नार्ड। और वो बक इन दोनों का मिक्स है, ठीक है। सेंट बर्नार्ड का और स्कॉच शेफर्ड डॉग का मिक्स होता है। और जैक लैंडन जो थे ना वो नेचुरलिज्म पे लिखते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि जो नेचर होता है उसका भी अपना एक स्पिरिट होता है, एक सोल होता है, और फिर हर एक एनिमल का भी अपना अपना एक स्टोरी है। तो वही उन्होंने उसमें बक में कॉल ऑफ द वाइल्ड में उन्होंने बक की स्टोरी बताई है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।